एपिसोड के स्टार्टिंग में हम योंगजू को देखते हैं जो अपने फादर के पास आकर उन्हें बताती है कि उसे ग्योमजू कहीं पर भी नहीं मिल रही। अब वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और हर तरफ ग्योमजू को फाइंड करने लगते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली उन्हें ग्योमजू एक जगह पर बैठी हुई मिल जाती है। वो लोग जैसे ही उसके पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो वहाँ पर बैठकर दारू पी रही है। फादर उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं पर ग्योमजू साफ मना कर देती है। दूसरी तरफ हम जुन को देखते हैं जिसे ग्योमजू की फिक्र हो रही होती है और वो उससे मिलने के लिए ही आ रहा था। तभी रास्ते में उसे ग्योमजू की मदर मिल जाती है तो वो उन्हें अपने साथ लेकर वहाँ पर आ जाता है। जैसे ही वो लोग कैंप में पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वो तीनों ही वहाँ पर नहीं है बल्कि वहाँ से भाग चुके हैं। ये सुनने के बाद मदर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उन लोगों को ढूंढने लगती है। ये तीनों इधर बैठकर दारू पी रहे होते हैं तभी उन्हें मदर की आवाज आती है जो सुनने के बाद वो तीनों ही उनसे बचकर भागने लगते हैं। तभी फादर अचानक से नीचे गिर जाते हैं और मदर को पकड़कर अपनी बेटियों को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। जिसके बाद होना क्या था, हमारी ग्योमजू वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हमें लास्ट एपिसोड वाला वही सीन दिखाया जाता है। ग्योमजू रो रही होती है और जुन उसे कंफर्ट करने लगता है। यहाँ पर जुन को ग्योमजू के लिए काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है क्योंकि अब उसे सब कुछ पता चल गया था। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है एंड आशिकी 2 के हीरो की तरह हमारा जुन भी अपने जैकेट को उतार कर उन दोनों को कवर कर लेता है। यहाँ पर ग्योमजू काफी ज्यादा रो रही होती है और जुन बस उसे देख रहा होता है। ग्योमजू यहाँ उससे कहती है बट फिलहाल के लिए हमें बताया नहीं जाता। नेक्स्ट सीन में हम मदर को देखते हैं जो एक टेम्पल में प्रेयर कर रही थी। तभी कुछ लेडीज उन्हें देखकर बातें करने लगती है कि क्या तुम भी यहाँ पर आती हो। जिसके बाद मदर कहती है कि वो अपने बच्चों और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब हम ग्योमजू को देखते हैं जो जुन के पास अपना सामान वापस लेने के लिए आती है। सामान लेने के बाद वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है और काफी ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि उसे याद नहीं है कि ड्रिंक होने के बाद उसने जुन से क्या क्या कह दिया था। पहले यहाँ पर वो खुद से ही ओवरथिंक करने लगती है। तभी उसके पास एक डॉग आता है जिसके साथ वो खेलने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम पूरी ही फैमिली को घर पर बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर योंगजू अपनी मदर के लिए काफी सारे गिफ्ट लेकर आई थी और अपनी मदर से कहती है कि वो ड्रिंक को नहीं छोड़ सकती। ये सुनने के बाद मदर गुस्सा नहीं करती बल्कि प्यार से कहती है कि मुझे पता है तुम ऐसा कर सकती हो। मदर ने पहली बार उनके ऊपर गुस्सा नहीं किया। ये देखने के बाद वो सारे ही लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फादर ग्योमजू से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी मदर को क्या हो गया है, उन्हें गुस्सा क्यों नहीं आया। मदर अपने रूम में जाने के बाद प्रेयर करने लगती है एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे जब वो टेम्पल में गई थी तो वहाँ के प्रीस्ट ने उन्हें समझाया था कि तुमको अपनी फैमिली को प्यार से समझाना चाहिए, वो तुम्हारी बात जरूर समझेंगे। वेल मदर काफी ज्यादा परेशान होती है इसीलिए आज अपने डांस क्लास भी नहीं जाती। वहाँ पर सारे ही लोग उन्हें ना दिखकर बातें करने लगते हैं। दोनों भी सोच रहा होता है कि आज वो क्लास के लिए क्यों नहीं आई। तभी नर्स उसके पास आकर उसे बताने लगती है कि कैसे ग्योमजू उस कैंप में भी ड्रिंक कर रही थी। सियोनो कहता है कि ऐसा काम बस ग्योमजू ही कर सकती है। जिसके बाद वो दोनों ही उसकी बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं। जुन वहीं पर खड़ा था जिसने उन लोगों की सारी ही बातें सुन ली थी। वो उनके पास आकर कहता है कि हॉस्पिटल ये सारी बातें करने की जगह नहीं है और अगर तुम उसे जानते नहीं हो तो तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। जुन को उसकी फिक्र हो रही होती है। जिसके बाद वो उसे मिलने के लिए बुलाता है और उसे कुछ पेपर देता है। ग्योमजू शॉक्ड होकर उससे पूछने लगती है कि आखिर ये सब क्या है। तो यहाँ पर जुन उसे बताता है कि इस पेपर में कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर तुम्हें करना होगा जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि तुम ड्रिंक से कितने ज्यादा एडिक्ट हो। उन क्वेश्चंस को देखने के बाद ग्योमजू समझ जाती है कि वो तो एकदम नशेड़ी है। जिसके बाद वो उससे कह देती है कि वो इसका आंसर नहीं करेगी और उस पेपर को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम सियोनो को देखते हैं जो योंगजू के साथ होता है। क्लास खत्म होने के बाद वो दोनों ड्रिंक लेने के लिए जाते हैं। अभी योंगजू की नजर एक आइडल के पोस्टर पर पड़ती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो तो उसका फेवरेट आइडल है जिसके कॉन्सर्ट में वो जाना चाहती है पर टिकट सारी ही सोल्ड आउट हो चुकी थी। अब वो दुखी हो जाती है क्योंकि वो उस कॉन्सर्ट में जाना चाहती थी। तभी सियोनो को सोचने लगता है और सोचता है कि कैसे वो उसे उस कॉन्सर्ट में लेकर जाएगा जिसके बाद वो उसे प्रपोज भी कर सकता है। आज जुन को एक सेमिनार में जाना था जहाँ पर वो नशा मुक्ति के ऊपर काफी भारी भरकम लेक्चर देने वाला था। वो सोचता है कि क्यों ना यहाँ पर योंगजू को भी बुलाया जाए पर उसे पता था कि अगर वो सीधे ग्योमजू से कहेगा तो वो मना कर देगी। इसीलिए वो उसकी मदर से कहता है। मदर अपनी फैमिली को उस स्पीच में जाने के लिए कहती है पर वो लोग साफ मना कर देते हैं। पर मदर काफी ज्यादा फोर्स करने लगती है जिसके बाद उन लोगों को जाना ही पड़ता है। वहाँ जाने के बाद ग्योमजू को पता चलता
है कि काफी सारे लोग उसे सुनने के लिए आए हैं। तभी जून बताने लगता है कि अगर आप ड्रंक होकर कुछ भी कहते हो और अगले दिन उस चीज को भूल जाओ, इसका मतलब आप पक्का नशेड़ी हो। ये सुनने के बाद ग्योमजू खुद से ही कहने लगती है कि कहीं यह मेरी बात तो नहीं कर रहा, और खुद से ही अज्यूम करने लगती है कि ड्रंक होकर शायद उसने उसके साथ वन नाइट स्पेंड करने के लिए कह दिया। वहाँ पर वो जोर से चिल्ला देती है, सारे ही लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, जिसके बाद वो बाहर आ जाती है, जहाँ पर फादर कहते हैं कि स्पीच सुनने के बाद उन्हें बहुत ही अच्छी नींद आई। तभी वहाँ जून आ जाता है तो वो उसकी स्पीच की तारीफ करने लगता है, पर सच तो ये था कि उन्होंने वो स्पीच सुनी ही नहीं थी। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो जून की स्पीच की तारीफ करते हुए यह भी कहती है कि वो काफी ज्यादा हैंडसम है, और उसके फोटो क्लिक करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फादर कहते हैं कि तुम लड़कियों में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो। योंगजू भी उसके साथ फोटो क्लिक करने के लिए कहती है, और यहाँ पर जून भी इतराने लगता है। जिसके बाद ग्योमजू उसके पास आकर उससे पूछने लगती है कि मैंने ड्रंक होकर तुमसे क्या कहा था, पर जून उसे नहीं बताता और वो वहाँ से चली जाती है। जून वहीं पर खड़े होकर ग्योमजू को देख रहा था। उसे ग्योमजू की काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है। वो लोग जिसे ही घर आते हैं तो मदर से साफ कह देते हैं कि अब वो दोबारा कभी भी ऐसी स्पीच सुनने के लिए नहीं जाएंगे। मदर पहले अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर वो लोग नहीं मान रहे होते। ये देखने के बाद फिर होना क्या था, वो उन लोगों की पिटाई करने लगती है। इधर जून काफी ज्यादा परेशान होता है और उसे नींद नहीं आती। जिसके बाद वो स्लीपिंग पिल्स लेना चाहता था, पर ऐसा नहीं करता और सीधे ताइक्वांडो सेंटर पहुंच जाता है, जहाँ इतनी जल्दी उसे प्रैक्टिस करते हुए देखकर सियोनो कहता है कि इसे क्या हो गया है, आज इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गया, जरूर इसके साथ कुछ हुआ है। दूसरी तरफ हम हमारी ग्योमजू को देखते हैं जो अपना काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो अपनी कार को ठीक करवाने के लिए आए थे। ग्योमजू उनकी कार को देखने के लिए जाती है, पर वो लोग उससे काफी ज्यादा रूड बिहेव कर रहे थे। ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो एक बंदे का हाथ ही मोड़ देती है। और फिर नेक्स्ट ही सीन में उसे हॉस्पिटल भी खुद लेकर आ जाती है, जहाँ पर जुन उस आदमी को देख रहा होता है। वो आदमी बिल्कुल ही ठीक होता है, उसे कोई भी बेड इंजरी नहीं हुई होती। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम सियोनो को देखते हैं जिसे कैसे भी करके उस कॉन्सर्ट की टिकट चाहिए थी। जिसके बाद वो एक आदमी से बात करता है और उसे पता चलता है कि उस बंदे के पास 2 टिकट्स है जिसे वो लेना चाहता था। उसी वक्त उस बंदे को सियोनो का जीजू भी टेक्स्ट करता है, उसे भी उस कॉन्सर्ट की टिकट चाहिए थी। वो अपनी वाइफ के साथ उस कॉन्सर्ट में जाना चाहता था। ये जानने के बाद वो बंदा उन दोनों से कह देता है कि तुम दोनों में से जो भी पहले मेरे पास आएगा वो उसे वो टिकट्स दे देगा। जिसके बाद होना क्या था, हम उन दोनों को ही भागते हुए देखते हैं। सियोनो उस आदमी के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि ये तो उसी के ताइक्वांडो क्लब का मेंबर है। अब वो मेंबर उसे देखकर कहता है कि क्या तुम फिर से अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहते हो उस कंसर्ट में ले जाकर। ये जानने के बाद सियोनो कह देता है कि वो इस बारे में किसी को कुछ ना बताए। वो बंदा इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो सियोनो को टिकट्स देकर वहाँ से चला जाता है। योंगजू अपना काम कर रही होती है, तभी जुन खड़े होकर उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी ग्योमजू भी उसे देख लेती है और जुन उसके पास आकर उसे खाना देकर कहता है कि ये मुझे गिफ्ट में मिला था। ग्योमजू अपनी फेवरेट डिश को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जुन को ये फ्री में नहीं मिला, बल्कि वो खुद जाकर ग्योमजू के लिए उसे लेकर आया है। अब ग्योमजू मजे से बैठकर खाना खा रही होती है और जुन उसे देख रहा था। जिसके बाद वो दोनों काफी सारी बातें करते हैं। जाते हुए जुन ग्योमजू से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम एकदम ठीक हो जाओगी, तुम जल्दी ही खुद को हील कर लोगी। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद ग्योमजू उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगती है कि आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। इधर ये चिंदी जिसे ही घर वापस आता है तो उसी कॉन्सर्ट की टिकट देखकर समझ जाता है कि पक्का ये सियोनो लेकर आया होगा। तभी वहाँ सियोनो भी आ जाता है तो जीजू उससे पूछते हैं कि क्या तुम फिर से इस कॉन्सर्ट में योंगजू को ले जाकर उसे प्रपोज करने वाले हो। अब हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोनो एक बुके लेकर खड़ा था। वो खड़ा नहीं बल्कि बैठा हुआ होता है। आज वो योंगजू को अपने दिल की बात बताने वाला था। तभी योंगजू उसके पास आती है। सियोनो उसे कुछ बता पाता उससे पहले ही वो उसे अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड दे देती है, जो देखकर सियोनो का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और वो काफी ज्यादा रोता है। प्रेजेंट में जीजू सियोनो से कहते हैं कि तुम्हें पता है ना योंगजू ग्योमजू की बहन है। ये सुनने के बाद सियोनो कहता है कि तो क्या हो गया, तुम भी तो मेरे दोस्त हो, फिर भी तुमने मेरी बहन से शादी कर ली और सब कुछ ठीक हो गया। ये सुनने के बाद जीजू खुद से कहते हैं कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम हमारी ग्योमजू को देखते हैं जो सो नहीं पाती। उसे बार बार जुन की ही बातें याद आ रही होती है। अब वो फिर से सोचने लगती है कि कहीं उसने ड्रंक होकर उसे सब कुछ तो नहीं बता दिया। यहाँ वो जुन को मैसेज करने वाली थी, तभी उसे एक रिमाइंडर मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा था कि आज उसकी शादी होने वाली है। ये देखकर वो बेचारी फिर से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम फादर को देखते हैं जो एक लेटर को और अपनी ड्रेस को देखते हैं। दरअसल ये लेटर उन्होंने
अपनी बेटी की शादी के लिए लिखा था। फादर उसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जिसके बाद उस लेटर को डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी वो डस्टबिन नीचे गिर जाता है और योंगजू को वो लेटर मिल जाता है। उस लेटर के अंदर काफी ज्यादा इमोशनल बातें लिखी हुई होती है, जिसे रीड करने के बाद योंगजू भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और एक जगह बैठकर रो रही होती है। जून भी वहीं पर खड़े होकर योंगजू को रोते हुए देख रहा होता है। तभी योंगजू को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वो बस को कैंसिल करना भूल गई। इस बस को उसने अपनी शादी के लिए बुक किया था ताकि टाउन वाले भी उसकी शादी में आ पाए। यहाँ पर मदर भी आ जाती है और योंगजू के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि अब तुम अकेले ही इस बस में जाकर बैठ जाओ और सियोल चली जाओ और वापस कभी भी मत आना। ये सुन के योंगजू को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी वहाँ जून आ जाता है। जून कहता है कि मैंने ही इस बस को कैंसिल करने से मना किया था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपने पेशेंट को सियोल घुमाने के लिए लेकर जाऊं। अब वो दोनों ही उस बस में आकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर योंगजू उससे ऐसा करने का रीजन पूछती है। तो जून उससे कहता है कि वो बस उसकी मदद करना चाहता था, इसीलिए उसने उससे झूठ कहा। योंगजू सारी बातों को सोचने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है और जून को वहीं पर नीचे उतरने के लिए कहती है, जिसके बाद जून भी उसकी बात मानकर बस से नीचे उतर जाता है। अब योंगजू अकेले ही उस बस में बैठकर सियोल आ जाती है, जहाँ पर जाकर वो काफी ज्यादा दुखी होती है। जून भी अपनी कार में बैठकर उसका पीछा कर रहा होता। अब हम योंगजू को देखते हैं, जो बात कर रही थी कि कैसे मेरी बहन के साथ ये सब बस मेरी वजह से हो रहा है। मैंने भी ड्रंक होकर एक लड़के से शादी कर ली थी और फिर मैंने डिवोर्स भी ले लिया। अगर तब मैं ऐसा नहीं करती और कॉम्प्रोमाइज कर लेती तो मेरी बहन की हालत भी ऐसी नहीं होती, वो भी चेंज हो जाती। अब वो कभी भी शादी नहीं करना चाहती। सियोनो भी ये सारी बातें सुन लेता है और फिर से उसका दिल टूट जाता है। अब हम योंगजू को देखते हैं, जो सीधे अपने एक्स फियांसे की वेडिंग में पहुंच जाती है और उसके सर पर वाइन की बोतल दे मारती है। पर ये सब बस उसका एक सपना होता है। इन रियलिटी वो एक जगह पर बैठी हुई थी, जिसके पास काफी सारी दारू थी। वो सारे पैकेजेस को लेकर जा रही थी, तभी वो नीचे गिर जाती है। जून भी सियोल में आ चुका था, जहाँ पर वो सबसे पहले उसके एक्स फियांसे की वेडिंग में जाता है, जहाँ पर उसे खुश देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कैसे उसने योंगजू को डिच किया है ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। योंगजू के हाथ में शराब की बोतल थी और वो अपनी लाइफ के बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। वो वहीं पर नीचे बैठकर रोने लगती है और तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं, जो हर तरफ उसे फाइंड करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे योंगजू कहीं पर भी नहीं मिलती। सारे लोगों को योंगजू की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है और वो उसे हर जगह पर ढूंढ रहे थे। तभी हम योंगजू को देखते हैं, जो रास्ते में चल रही थी। तभी कोई उसके पास आता है और उसे अपने अम्ब्रेला में कवर कर लेता है। वेल यहाँ पर योंगजू उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि कभी कोई मेरा भी अम्ब्रेला बनेगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे उस दिन जब योंगजू ड्रंक हो गई थी तो उसने जून से कहा था कि वो शराब को छोड़ना चाहती है। तो जून कहता है कि वो इसमें उसकी मदद करेगा। प्रेजेंट में वो योंगजू से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुन के वो स्माइल करके उसकी तरफ देखने लगती है। अब हमें एक मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है, जो जून की स्पीच को देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर छुपे हुए हो, और वो उसे गाली भी देता है। वेल ये बंदा कौन है अभी हमें नहीं पता, पर क्या योंगजू सच में कभी शराब को छोड़ पाएगी, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय।